सूखी लकड़ी को पानी में डालते हैं जल में, तो वो जल में तैरने लगती है। और जब जल में तैरने लगती है तो जल द्वारा लकड़ी के ऊपर एक बल लगाया जाता है, और जल द्वारा लकड़ी के ऊपर लगाए गए इस बल का नाम उत्प्लावन बल है। यदि जल का घनत्व घटाते हैं तो इसका उत्प्लावन बल घट जाता है, समझ रहे हैं? इसका उत्प्लावन बल घट जाता है और इसमें वस्तुएं ज़्यादा डूब जाती हैं। इसी प्रकार यदि जल का घनत्व बढ़ाते हैं तो उसका उत्प्लावन बल बढ़ जाएगा, उसी के समानुपाती बल उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं? उसका जल का घनत्व बढ़ाते हैं तो उसका उत्प्लावन बल भी बढ़ जाएगा, और जब उत्प्लावन बल बढ़ जाएगा तो उसमें वस्तुएं अपेक्षाकृत कम डूबेंगी। जितने ये जल है, जल दो ही प्रकार के विज्ञान के अनुसार होता है। वो जल नहीं जो आपको बताया होता है उनको छोड़िए, हम जो बता रहे हैं यहाँ विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी पर दो ही तरह के जल होते हैं। एक जल पृथ्वी के सतह पर जितने मिलते हैं वह सब ताज़ा जल कहलाते हैं, और एक जल समुद्री जल होता है, उसको साइलेंट वाटर कहा जाता है, लवणीय जल। दो ही जल होता है। ये ताज़ा जल जो होता है, जल की अपेक्षा लवणीय जल का घनत्व अधिक होता है। ये जो जल है, नदी का जल हुआ, तालाब का जल हुआ, हैंड पाइप का जल हुआ, जिस जल को हम लोग पी रहे हैं ये आज, हाँ, जो समुद्र जल, मीठा खारा मत करो, चिल्लाओ मत, हाँ, तो ये ताज़ा जल, समझ रहे हैं, इनका घनत्व कम होता है, और जो समुद्र का जल होगा उसका घनत्व अधिक होता है, समझ रहे हैं? हाँ, घनत्व क्या है आप जान लीजिए। घनत्व सब में होता है, ठोस वस्तुओं में, द्रव वस्तुओं में, गैस वस्तुओं में, सब में होता है। एक घन mm सेंटीमीटर क्षेत्र में किसी पदार्थ के अणु कितना समाहित होते हैं उसका घनत्व, उसका नाम है घनत्व। घनत्व, घन, घनाभ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अणुओं का समाहित होना एक सेमी में कितना होता है। जिसका ज्यादा समाहित होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, हाँ? और जिसका कम होगा, चालनी जानते हो? चालनी, चालनी, चालनी देखा है? एक पतली वाली होती है, आटा चालने वाली, एक गेहूं का वो एक थोड़ा मोटा वाली होती है। एक घने में तो दोनों बराबर है, ठीक? एक में ऐसा ये छिद्र होगा जो सरसों सर निकालते हैं, हाँ, एक होता है चल, ये वाली आटा वाली है। बोलिए, किसका अणु ज्यादा होगा इसमें? किसमें अणु ज्यादा होगा? किसका छिद्र ज्यादा होगा? अणु का बात छोड़िए, आटा वाले में तो इसका घनत्व अधिक होगा, बस यही जान लीजिए आप। यही अणुओं पर होता है, इसलिए घन का स्क्वायर में लिखा जाए, इसको स्क्वायर में नहीं लिखा जाता है, इसको हाँ क्यू में लिखा जाता है घनत्व को, ठीक है ना? हाँ, तो यही है जिसका जन, देखिए, तो जल का घनत्व जो है, जो सरफेस पर होती है, ये जल का घनत्व कम होता है, और समुद्र का जल अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए नदी से तैरती हुई नाव जब समुद्र में जाती है तो उसका तल पहले की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है, उसका तल पहले के अपेक्षा ऊपर। इसीलिए नदी में तैरने के दौरान जो हमको बल लगाना पड़ता है, इससे बल कम लगाना पड़ेगा समुद्र के जल में। तो नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था आर्किमिडीज, यूनान का था। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक कहा कि देखो, तुम्हारे घनत्व को मानते हैं, तुम्हारे बल को, तुम्हारे घनत्व को और तुम्हारे उत्प्लावन बल को मानते हैं, लेकिन हमारी भी बात सुनोगे? युवा कि भाई बताओ, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कहा कि देखो, हम घनत्व नहीं बदलेंगे, हम उत्प्लावन बल नहीं बदलेंगे, लेकिन हम दो तरह का रिजल्ट आपको देंगे। कहा कि लोहे की जहाज पानी में तैरती है, लेकिन उसी जहाज का एक टुकड़ा काट कर उसी पानी में डालने पर डूब जाता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ तो मैं कोई घनत्व नहीं चेंज किया। बोलना है बेटा, कुछ अब बोलना नहीं है, कहे बोलना नहीं, चुप, हम ही को बोलने दो, टाइम ही है उसमें। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो कहा कि लोहे की जहाज पानी में तैरती है और उसी जहाज का एक टुकड़ा काट के डालने पर पानी में डूब जाता है, तो ये तो दो तरह का रिजल्ट आ गया। यहाँ तो मैं कोई घनत्व इधर उधर नहीं किया,
उत्प्लावन बल भी इधर उधर नहीं किया, लेकिन दो तरह का रिजल्ट आ गया। उसे पूछा गया कि आखिर लोहे की जहाज क्यों पानी में तैरती है? तो उन्होंने कहा कि जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है, तो वो जहाज पानी पर तैरती है। लोहे का टुकड़ा इसलिए पानी में डूब जाता है कि टुकड़े द्वारा हटाए गए जल का भार टुकड़े से कम होता है, टुकड़े से कम होता है, इसलिए टुकड़ा डूब जाता है। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा देखो, जहाज जब पानी में जब चलती है तो कुछ डूब कर चलती है ना, तो जितना दूर तक ये डूबी है उतना दूर के जल को बाहर निकाल के एक तराजू के पलड़े पर रखो और जहाज को उठा करके तौलो उसके, तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जो है, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार इस जहाजिया के भार के बराबर होता है, इधर उधर नहीं होगा तौलने पर, सीधा। समझे? इसलिए वो तैरती है। और लोहा जो है, लोहा पानी में डूब रहा है तो कुछ दूर तक की पानी को हटा के डूबेगा कि ऐसे ही डूबेगा? हटाएगा ना, हटाते डूबता है ना। तो जितना दूर वो हटाया है पानी के, उसके क्षेत्रफल को, उस पानी के क्षेत्रफल को निकाल करके तराजू के पल्ले पर लिखिए और लोहे से तौलिए। लोहा भारी होगा वो अपने द्वारा हटाए गए द्रव से, इसीलिए वो डूब जाता है। ठीक है? यहाँ देखिए बेटा, कोई वस्तु पानी से ऊपर आती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के ही अनुसार आती है, उसको कहा जाता है वस्तु द्वारा पानी को निकालना, बाहर करना। ठीक है? मान लीजिए कि 50 केजी की कोई भी वस्तु है, ठीक, बात समझ में आई? और यह जो जल को बाहर निकाल रही है, अपने से कम को निकाल रही है। 40, समझ रहे हैं? यह 40 किलो तक पानी निकालती है। इसका भार कितना है? 50 केजी। कितना पानी निकाल रही है? 40 केजी। ये एक दशा ये होगी। 50 किलो का कोई वस्तु है, ठीक, अपने द्वारा निकाला गया पानी भी 50 केजी का है। एक दो स्थिति आई, एक तीसरी स्थिति। 50 केजी की कोई भी यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, नहीं यही लिखते हैं। 50 केजी की कोई भी वस्तु है, वो अपने द्वारा 70 केजी का क्या निकाल रही है? पानी निकाल। यह भार ये हो गया हटाए गए हैं जल। एक में लिख दे रहे हैं, कुल में वही बात है। ठीक, अगर इस तरह का है कि कोई वस्तु इतना वजनी है, अपने भार के बराबर भी जल को नहीं हटा पा रही है, तो वह वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये डूब जाएगी। ठीक, ये बराबर के बाद निकालेगी तो आंशिक रूप से क्या होगी? तैरेगी। ठीक, ये क्या होगी? यह ज्यादा ऊपर उठकर तैरेगी। ठीक, ऊपर उठ जाएगी ज्यादा। ठीक, बात समझ में आई? अपने ये तो 3 कंडीशन परीक्षा में के लिए होता है। ठीक, अगर कोई वस्तु अपने भार की 2 गुना पानी अगर बाहर कर दिया तो पनिया से ऊपर हो जाएगी एकदम, पानी से ऊपर हो जाएगी एकदम।
ठीक, आंशिक रूप से अगर तैरती है आधा डूब करके, जैसे नाव है, तो वो अपने भार के बराबर 50-50, समझ रहे हैं, वो निकालती है। इसको आर्किमिडीज ने ही बताया था। ठीक, आर्किमिडीज जब बता दिया कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार उसके वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो कोई भी वस्तु पानी पर तैरने लगेगी, बस लगे और वैज्ञानिक और सिस्टम पे भिड़ाने। कहे कि जब यही फेमस, ये जब यही चीज़ है, जब यही थ्योरी है कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो तैरने लगेगी, जब यही थ्योरी है तो हम तो दुनिया का किसी भी चीज़ को हम तैरा देंगे हैं। ये अगर यही सिस्टम है तो पृथ्वी द्वारा हटाए गए जल का भार पृथ्वी के भार के बराबर हो जाए तो पृथ्वी जल पर तैरने लगेगी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन पृथ्वी के लिए कहां से ले आएंगे जल तैराने को? ये तो एक कल्पना है हैं? भाई पृथ्वी में समुद्र है, पृथ्वी में सब कुछ, तो पृथ्वी के लिए कहां से जल लाओगे तैराने को? लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू हो गया कि नहीं हो गया? इस पर हो गया ना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह द्वारा हटाए गए जल का भार ग्रह के भार के बराबर हो जाए तब बृहस्पति ग्रह पानी पर तैरने लगेगा। बताइए, हैं? यही सिद्धांत है आर्किमिडीज का। इसी सिद्धांत पर बड़े बड़े बेड़े बनने लगे। आज भी बहुत बड़े बड़े बेड़े हैं हमारे, हम लोगों के पास है 60-70 ट्रक। टाटा के जमशेदपुर में ट्रक और बस बनता है और वो विशाखापट्टनम में ले जाकर के 70 ट्रक लाते हैं और वहाँ से बंगाल की खाड़ी होते हुए फिर अरब सागर होते हुए क्रॉस स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर में जाकर चारों तो यूरोप के जितने देश हैं सब बेचा जाता है वहाँ पर ट्रक। बोले इतना 70 ट्रक न थी। वही शिवाजी की डेंगी नाई थी, कहीं इधर उल्टी कहीं उधर उल्टी है। वही शिवाजी की डेंगी नाई थी, कहीं इधर उल्टी उधर उल्टी उधर उल्टी। उल्टने का 24 घंटा है, उल्टने का भय रहेगा। 70 को ट्रक लाता जाएगा उस पर है। वो किसका सिद्धांत है? तो एक वैज्ञानिक की एक वैज्ञानिक की बुद्धि देखिए कितना हम लोगों को कोई चीज सरल बना दिया। नहीं तो दिन भर घनत्व उत्प्लावन करते करते हालत खराब हो जाती है। बस उन्होंने कहा कि किसी बस द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर हो जाए बस तैरने लगेगी, बात खत्म। बोले इलाहाबाद जी क्षेत्र में जितना, इलाहाबाद का जितना आपका ये शहर है? बोले शहर के जितने आदमी हैं सब सामान लाद लीजिए, किसी चीज पर सबको उठा लीजिए, ऐसा इसकी आकृति बना दीजिए कि शहर द्वारा हटाए गए जल का भार शहर के भार के बराबर हो जाए, शहर तैरने लगेगी। चलो घूमो। बोलिए हैं? कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया उन्होंने। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? हाँ, समझ में आ गया? हाँ? अब थोड़ा और मामला बढ़ा दिए तुम। हम लोग तैरना उसी को आता है जो अपने भार के बराबर पानी इधर उधर करता है। चाहे जैसे हाथ से पांव से पीट करके, चाहे अपने शरीर को अगर हाथ से पांव पीट करके और जो अपने भार के बराबर पानी को हटा देगा वही पानी पर तैरेगा। अब भार के बराबर अगर नहीं हटा पाया तो वो डूबने लगेगा, और जो एकदम नहीं हटा पाया उसको तैरने नहीं आता, वो डूब के मर जाएगा। समझे? हाँ हाँ। अच्छा, पानी में जब कोई डूबता है तो यह जो ब्रेन का घनत्व होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक ब्रेन के घनत्व में बहुत न्यूरॉन होते हैं। और जब कोई पानी में आदमी डूबता है तो सबसे पहले ये गर्दन में नीचे जाती है। पानी में डूब के देख लेना, सबसे पहले इसका घनत्व अधिक होता है। समझ रहे हो? तो गर्दन से आदमी नीचे जाता है और पैरवा ऊपर हो जाता है, इसीलिए सांस नहीं ले पाता है। ये खतरनाक स्थिति है। अच्छा ये बताइए, एक लकड़ी है उसमें एक लोहा बांध दीजिए, वही अपने शरीर को समझिए। एक लोहा छोटा एक लोहा जो है 1-2 किलो का यहाँ कर दीजिए, एक लोहा 5 किलो का, और लकड़ियों को फेंकिए जरा तो कौन नीचे जाएगा? हैं? वही बात होती है। इसका घनत्व अधिक होता है, जाता है पहले यही नीचवा डूब जाता है, अब पैरवा हो जाता है ऊपर। आदमी कितना मेहनत करता है, निकलने पर सांसें बंद हो जाती है। 5 मिनट का खेला है बस। ये बस श्वसन क्रिया बंद हुई जहां बस तुरंत आदमी मर जाएगा। पानी में डूबा हुआ आदमी जल्दी बचा नहीं कोई पाता उसको।
भैंस है, भैंस तैरती है, उसका वजन 600-700 ग्राम होता है, 600-700 किलो होता है, 600-700 किलो होता है। हंसने की बात नहीं है बेटा, पहले बात समझिए, 600-700 किलो होता है उसका वजन। भाई हम लोगों को तो कुंटल के करीब में है, लेकिन 600-700 किलो होता है उसका वजन। अगर उसको, वो भैंस भी तैर लेती है पानी में, वो अपने वजन के बराबर पानी ऐसा अपना हाथ पैर चलाती है, अपना शरीर को, अपने शरीर को हमेशा रनिंग में रखती है कि वो अपने पूरे शरीर के भार के बराबर पानी हटाती है वो, तभी वो तैरती है। कभी कभी भैंस जब बहुत गहरे पानी में चली जाती हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है, वो डूबने लगती है। बस क्या करती है ना कि अपने जो गर्दनियाँ होती है, गर्दनियों को मारती है बहुत तेज से। अब बहुत तेज से जब मारती है, बस पनिया हट जाता है, बस फिर ऊपर हो जाती हैं वो। इसी तरह से तैरते 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 निकल जाती हैं वो। तो कोई भी जानवर भी है, हाथी भी तैरती है पानी में, तो हाथी पानी में अपने वजन के बराबर पानी निकालने की क्षमता रखेगा तभी तैर पाएगा, अन्यथा वो डूब जाएगा। हाँ हाँ का पानी के अंदर आते हैं। थोड़ा सा ये वाला जौन बा ना, ये वाला, ये भी आर्किमिडीज का सिद्धांत यो है। वो तो बता दिया दोटे कि उसी सिद्धांत पर ही है। ये थोड़ा सा जो अपने वजन के बराबर टोटल निकालेंगे तो ऊपर हो जाएंगे, और थोड़ा सा कम निकालेंगे पानी में डूब करके तैरेंगे आप। ये हाँ, ये वाला सिस्टम है। हाँ, 3 सिस्टम जानते रहे, अपनी बुद्धि लगाते रहे, हो जाएगा काम। ठीक, चलिए लिखिए, प्रायोगिक अध्ययन को ले लीजिए। लिखिए, यदि सूखी लकड़ी को जल में डालते हैं, यदि सूखी लकड़ी को जल में डालते हैं तो जल द्वारा लकड़ी के ऊपर एक बल लगाया जाता है। जल द्वारा लकड़ी के ऊपर एक बल लगाया जाता है। एक बल लगाया जाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यदि जल का घनत्व घटाते हैं, यदि जल का घनत्व घटाते हैं यदि जल का घनत्व घटाते हैं तो उसका उत्प्लावन बल घट जाता है। उसका उत्प्लावन बल घट जाता है। और जल का घनत्व बढ़ाते हैं जल का घनत्व बढ़ाते हैं तो उसका उत्प्लावन बल बढ़ जाता है। उत्प्लावन बल बढ़ जाता है। उत्प्लावन बल बढ़ जाता है। इसीलिए नदी से तैरती हुई नाव जब समुद्र में जाती हैं तो उसका तल पहले की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। पहले की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। पहले की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। इसी कारण से
नदी में तैरने की अपेक्षा, इसी कारण से नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है। छोड़ दिए, नीचे से लिखे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार लोहे की जहाज, लोहे की जहाज पानी में इसलिए तैरती हैं कि, पानी में इसलिए तैरती हैं कि जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज के भार के बराबर होता है। इसी प्रकार लोहे का टुकड़ा, इसी प्रकार लोहे का टुकड़ा जल में इसलिए डूब जाता है कि टुकड़े द्वारा हटाए गए जल का भार, टुकड़े द्वारा हटाए गए जल का भार टुकड़े से कम होता है, टुकड़े से कम होता है। टुकड़े से कम होता है। है लिख दीजिए 3 कंडीशन। इतना केजी कितना हटाया जल, इसमें केजी, एक में केजी लिख दीजिए, सब में केजी केजी लिख दीजिए, ठीक। हाँ, बना लीजिए अपने केजी, इसमें भी केजी केजी, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी लिख दीजिए सब, ठीक। ये आप लिख दीजिए, ये वस्तु का भार है बेटा, ठीक ना, वस्तु का भार, ये हटाए गए जल का भार है, हटाए गए जल का भार नहीं, ये तो हटाए गए जल का भार है नहीं इधर, ये वस्तु का भार है। एक इस दशा में क्या होगी, वस्तु डूब जाएगी, ठीक। कौन? जो समुद्र में आसान हो जाता है तैरना, अच्छा, समझ में आ जाएगा। पढ़ा लेते हैं तो बताते हैं, पढ़ा लेते हैं। तनी 1 मिनट आइए मेरे पास, चले इसको दोनों को, तीनों को। घनत्व तो अधिक होगा ना, तो उत्प्लावन बल मजबूत होगा, तो आपको डूबेंगे तो आपको सहारा देगा, यही है। घनत्व तो कम होगा तो उत्प्लावन बल कमजोर होगा, और उसमें बसें ज़्यादा डूबती हैं तो आप डूबने लगेंगे ज़्यादा, और वहाँ आसान हो जाएगा। हाँ, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करिए, जल्दी करो ना तो प्लस दबा देंगे, खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी 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 करो, हैं? और उसका गला दबा देंगे, पैसा बच जाएगा।
पैसा बच जाएगा। जब कुछ रखा रखा होखा है तुम्हारे नाम से बच जाएगा। जल्दी करो बेटा, है जल्दी करो यार, लिखने लगे घंटे। चले, कुछ बलावन बल हो गया और थोड़ी सी बल जो है कोई दूसरे की बात करेंगे, लेकिन पहले ऊर्जा से निपटते। एनर्जी, ऊर्जा, हाँ ऊर्जा, ऊर्जा है एनर्जी, ऊर्जा है एनर्जी। ये कुल बलवे एक ही साथ पढ़ा लेंगे तो दिमाग गड़बड़ा जाए, तो बच्चों को थोड़ा सा दूसरी ओर तन फेर देते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं हल्का सा, उसमें दो चार चीजें और हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा दिमाग को तन कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी साइड में, ठीक, और उसके बाद फिर पढ़ाते हैं उसको उस साइड, उस तरह के चीजें। यहाँ देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है। ऊर्जा को एक महसूस किया जाता है, ऊर्जा देखा नहीं जाता है। ऊर्जा देखा जाता तो हम लोग ऊर्जा की परिभाषा देते कि ऊर्जा लाल होती है, ऊर्जा पीली होती है, ऊर्जा चौकोर होती है, ऊर्जा गोलाकार होती है, ऊर्जा हांसियाकार होती है। लेकिन कोई आकृति नहीं देखता, और जब कोई आकृति नहीं देखेंगे, कोई आकार नहीं देखेंगे, तो उसका कार्य करने को ही देखेंगे आप, तो यही कहा जाता है, परिभाषा दी जाती है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक और यम के एस पद्धति में जूल लिखा जाता है, जूल लिखा जाता है, एसआई मात्रक और यम के एस पद्धति में क्या लिखा जाता है, जूल। और सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में अर्ग होता है, अर्ग इससे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब देखिए, यह आधुनिक मत के अनुसार ऊर्जा का नए सिरे से उद्भव और विनाशकारी स्थिति संभव नहीं है, केवल मात्र इसका रूपांतरण किया जा सकता है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान और ऊर्जा का रूप समाहित है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और उन्होंने E बराबर mc² लिखकर समझाया था। E बराबर mc² लिखकर समझाया था। E का मतलब एनर्जी, m माने मास द्रव्यमान, और c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश का वेग। इनके गुणनफल के बराबर, इसके डबल गुणनफल के बराबर एनर्जी निकलती है एक यूनिट के टूटने से। समझ रहे हैं आप? ये पूछा गया कि भाई ठीक है, कोई द्रव्यमान की कोई इतनी वस्तु है और इसके प्रकाश के वेग के बराबर एनर्जी मारती है, तो ये द्रव्यमान का रूप क्या होता है? तो आइंस्टीन नहीं बताए, आइंस्टीन नहीं बताए कि द्रव्यमान कैसा आता है। एनर्जी के टूटने से जो द्रव्यमान आते हैं, इनके कितने रूप आते हैं, तो ये द्रव्यमान का रूप जो है आइंस्टीन नहीं बताए, अब वो नहीं बताया गया है, वैसे ही पड़ा हुआ है बस। E बराबर mc²। अब देखिए, उद्भव के आधार पर, नए सिरे से नहीं, उद्भव के आधार पर ऊर्जा के दो रूप मिलते हैं। कौन कौन? एक होता है स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात यहाँ, गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में स्थिति के कारण जिस ऊर्जा का उद्भव होता है उसको स्थितिज ऊर्जा। स्थिति माने दशा, कंडीशन। कंडीशन कहाँ से लिया जाएगा? हमेशा जमीन से। जमीन से ऊपर कोई भी वस्तु उठ गई तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। कौन ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। किसी पत्थर को जमीन से उठाना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कि कहीं भी दशा बदलेंगे, घड़ी की चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी में चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। तीर चलाने से पहले तीर को पीछे खींचना, चलना नहीं, तीर भागना नहीं, तीर को पीछे खींचना, दशा बदलना, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का संबंध हमेशा जमीन से ऊपर होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला जो होती है हमेशा जमीन को लेकर
ऊंचाई को लेकर किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है उनको लेकर दी जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। समझ रहे हैं आप? इसमें एक सवाल, यदि 10 केजी द्रव्यमान की कोई भी वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं जमीनिया से, तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसी फार्मूले में आएगा वो। ई पी बराबर कितना है द्रव्यमान? 10 गुणे 9.8 गुणे 6 बराबर कितना होगा? गुणा करो, गुणा करके बताओ। कितना गुणा कर बताओ जल्दी। 588 जूल। हम तो 10 कह देंगे, लेकिन तू कॉपी किताब लिए हो ना अपने। जूल, अरे वो लगभग आ ही गया। ठीक, हाँ। तो देखो, तो ये जो है जूल कौन एनर्जी होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखिए गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा का उद्भव होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गति के कारण, बिना कारण बताए नहीं, गति। अब गति कोई भी होगी, अगर चल देगी कोई वस्तु गति के कारण, अगर कोई वस्तु चल दी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कौन होगी? जमीन पर दौड़ना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। वाहन चलना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक, बात समझ में आई? अगर जमीन से ऊपर उठकर चल देंगे तो दोनों उदाहरण हो जाएगा, गति स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होगा? ये मत दोनों होगा कि ऊपर उठ गया ना तो क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा। चल दिया ना तो क्या होगा? वायुयान। वायुयान क्या होगी? जमीनिया से तो कौन ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। चल दी तो दोनों आ गए। एक वायुयान ऊपर चल रही है, एक बस चल रहा है, तब बस में कौन ऊर्जा होगी? वायुयान में दोनों होगी। ठीक है। पटकवा जन पटाखा है तो एक चक्करी होती है, चक्करी घूमने वाली, लगाते हैं तो ऐसे भागती है ये, उसमें कौन ऊर्जा होगा? जमीन को छोड़ कर उड़ती है। नहीं नहीं, उसको माना जाता है, उसको माना जाता है कि वो जमीन पर चलती है। किस पर चलती है? हाँ, उसको माना जाए, वो रनिंग से होता है, उसके हवा के रनिंग से। उसको जमीनिए पर हुए तो ऊपर उड़ाया जाता है, जमीनिए पर होता है ना, जो ऊपर नहीं उड़ाया जाता ना, उसका स्थान तो जमीन है, तो उसमें कौन ऊर्जा होगी? इसमें दोनों होगी ना। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसमें कौन ऊर्जा होगी?
ओ हम तो नहीं, हम पढ़ा लेंगे तो हो जाएगा, हमारी बतिया समझ लोगे तो हो जाएगा कुल काम, लेकिन हमारा नहीं समझे तो गड़बड़े है मामला, वो तो वही में आ जाएगा सब। हम उसका हमारी बात समझ लोगे तो तब तुम अपने आप समझ लोगे। अरे ऊपर एक कलम गिर रही है, कौन ऊर्जा होगी इसमें? हाँ, जमीन से ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। नीचे आ रही है तो अब देखो बेटा, इस कलम को जमीन से जितने हम ऊपर उठाएंगे, उठाते समय इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, समझ रहे हो। यहाँ छोड़ देंगे, समझ रहे हो, तो स्थितिज ऊर्जा अपनी सिस्टम पर आ गई जितना थी उतनी। उसके बाद अब नीचे आएगी तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, समझ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और जब जमीन पर गिर जाएगी ना तो न कोनो स्थितिज ऊर्जा है न तो गतिज ऊर्जा, समझ रहे हैं आप। हाँ, दोनों नॉर्मल हो जाएगा। जमीन पर रखी वस्तु में कोई भी ऊर्जा अभी नहीं है, ठीक। हाँ, जब उसकी दशा बदलेंगे तो तब होगी। है रखा हुआ है, अभी कोई ऊर्जा नहीं है इसमें, लेकिन जब ऐसे कर देंगे दशा बदले तभी ऊर्जा की बात आएगी, ठीक ना। हाँ, बात समझ में आई। गतिज ऊर्जा का संबंध हमेशा जमीन पर है, और जमीन से इसका फार्मूला होता है हमेशा। उठा के दशा नहीं, खाली दौड़ने का फार्मूला इसका लगता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ई के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। एक सवाल और इसमें ले आ जाए। एक 15 kg द्रव्यमान की, मैं धोखा हो जाता है इसमें, धोखा वाला बोर्ड है, इसका कोई सही नहीं है, बहुत धोखाबाज बोर्ड है ये। अभी अभी मन में आएगा तो अभी बंद हो जाएगा पुल, बस पुल कार्यक्रम खत्म, जाओ। हाँ, हो सही है, ये धोखा वाला बोर्ड है, इसका जब मन कर मन में बंद हो जाएगा, काम खत्म, जाओ। दिन भर इसी में पेच इधर उधर करते रहो। अच्छा देखो, यहाँ देखिए बेटा, यदि 15 kg द्रव्यमान की कोई भी वस्तु, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। तो बस यही फार्मूला इसमें लगेगा। ई के बराबर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 24 कैसे होगा यार, कैसे? हाँ, 120 जूल। ऐसा बात करो कि संभव हो, ऐसे बात ना कर दो कि असंभव। अच्छा, धोखा वाला आदमी हो तुम। 120 जूल। अच्छा, कौन एनर्जी होगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। एक चीज और इसमें बताना है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक, थोड़ी रुक जाइए तो बताते हैं, ठीक। हाँ, वो थोड़ा सा दूसरे ढंग का है, पहले इतना आप आइए तो बताते हैं। लिखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता का नाम, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता का नाम ऊर्जा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक एम के एस पद्धति में, ऊर्जा का एसआई मात्रक एम के एस पद्धति में एम के एस पद्धति में जूल होता है, और सीजीएस प्रणाली में अर्ग होता है।
सीजीएस प्रणाली में अर्घ होता है। ऊर्जा का नए सिरे से उद्भव, ऊर्जा का नए सिरे से उद्भव और विनाशकारी स्थिति संभव नहीं है। ऊर्जा का नए सिरे से उद्भव और विनाशकारी स्थिति संभव नहीं है। केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान और ऊर्जा का, आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान और ऊर्जा का रूप समाहित है। द्रव्यमान और ऊर्जा का रूप समाहित है। और ऊर्जा को द्रव्यमान में, और ऊर्जा को द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इन्होंने E बराबर mc² लिखकर समझाया था। इन्होंने E बराबर mc² लिखकर समझाया था। E बराबर mc² लिखकर समझाया था। नीचे लिखे उद्भव के आधार पर ऊर्जा के दो रूप होते हैं। ऊर्जा के दो रूप होते हैं। पहला लिखे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लिखे? हाँ लिखे। किसी वस्तु में स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जिस ऊर्जा का उद्भव होता है, जिस ऊर्जा का उद्भव होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी में चाबी देना, घड़ी में चाबी देना, तीर चलाने से पहले तीर को पीछे खींचना, तीर को पीछे खींचना। एक फार्मूला लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। mgh। हाँ, क्वेश्चन लिखे। लिखिए, यदि 10 किलो द्रव्यमान की कोई भी वस्तु को, यदि 10 किलो द्रव्यमान की कोई भी वस्तु को 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाते हैं, 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाते हैं,
ऊंचाई पर उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए इसको हल करिए, है हल करिए। आगे चलिए। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जिस ऊर्जा का उद्भव होता है, जिस ऊर्जा का उद्भव होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। से गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे जमीन पर दौड़ना, वाहन चलना, जमीन पर दौड़ना, वाहन चलना, वाहन चलना, वो लिखे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। फार्मूला लिखा। क्वेश्चन लिखे, यदि 15 किलो द्रव्यमान की कोई भी वस्तु, यदि 15 किलो द्रव्यमान की कोई भी वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी करिए, हल करिए। जल्दी करो बेटा। हो गया? अच्छा, अब एक हेडिंग लिखे, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। फार्मूला, हाँ फार्मूला, संबंध है यही इन लोगों का। यहां देखो बेटा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का होल वर्ग। हाँ, सब में क्या आता है? द्रव्यमान और वेग।
क्या आता है? हाँ, उसको पी देखा जाता है ना। हाँ, संवेग का वर्ग बटा 2 गुणे द्रव्यमान। ठीक है, इस स्थिति में 3 सवाल बनते हैं। ठीक, और नहीं बनता है, गुणा गणित कर लेना आएगा तो पहले हम बता दे रहे हैं इसको। एक सवाल ये बनता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना अधिक बढ़ जाती है, 4 गुना अधिक हो जाती है। ठीक, एक तो ये सवाल डायरेक्ट आता है। अच्छा, दूसरा सवाल, यदि 2 पिंडों का संवेग बराबर है, संवेग बराबर है, तो इसमें से हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, एक तीसरा सिस्टम आता है, यदि 2 वस्तुओं की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, गतिज ऊर्जा, समझ रहे हैं, तो इसमें से भारी वस्तु का संवेग बढ़ता है, संवेग बढ़ता है। 3 सवाल, तो इसमें से 3 सवाल के बाद देखो सॉल्व में नहीं देखा कि इस तरह का कोई सवाल है। ठीक, अगर इसको याद कर लेते हैं आप, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई आएगा संवेग काइनेटिक एनर्जी से सवाल, बस तुरंत ये फार्मूला लिखिए और हल कर दीजिए, जो निकलता है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है तीनों लिख लीजिए, ये तीनों आता है। ठीक, हाँ, तो है फार्मूला हो गया है नीचे नंबर 1 लिखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करते हैं, अरे है फार्मूला लिखो ना, एक नंबर 1 बोल रहे हैं, लिखो ना, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। चार गुना बढ़ जाती है। दूसरा आइए, दूसरे नंबर पर, लिखिए, यदि 2 पिंडों का संवेग बराबर है, यदि 2 पिंडों का संवेग बराबर है तो उसमें से हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा नंबर, यदि 2 वस्तुओं की गतिज ऊर्जा, यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है, यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है तो उसमें से भारी वस्तु का संवेग बढ़ता है, तो उसमें से भारी वस्तु का संवेग बढ़ता है। एक दूसरी कलम उठा लो, कोई रंगीन न चाहे कोई और, दूसरी कलम उठाइए और लिखिए, दैनिक कार्यों में विभिन्न उपकरणों की सहायता से हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलकर
कार्य करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। ये उपकरण का नाम लिखने से पहले एक चीज लिख दीजिए, यहाँ एक और शब्द आता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो नीचे एक फार्मूला टाइप रख कर लीजिए, बस लिख दीजिए। हाँ, जो इस प्रकार, नीचे नहीं, जो इस प्रकार है वो तो लिखाना है, लेकिन उसमें एक शब्द आता है यांत्रिक ऊर्जा, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए एक ब्रैकेट में जैसे लिखा है ना, ऐसे ही कर लीजिए। लिखिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आप बराबर लिख दीजिए यांत्रिक ऊर्जा, बराबर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये थोड़ा ब्रैकेट में कर दीजिए अलग से इसको। अब उपकरण, अब हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक। उपकरण ना बता पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, तो खा पी के मस्त हो। हाँ, अब लड़का कहाँ गया? कोर्ट कचहरी बंद करो, खाने का प्रबंध करो। हाँ, काम करो। पवन, पवन चक्की ऊपर चलती है, जमीन से ऊपर हो गया, पोटेंशियल नहीं चल रही है, दोनों हो गए, इसलिए गरीब